जेई एडवांस के पेपर को भी आसान कर दूंगा। जेई एडवांस के पेपर को भी आसान कर दूंगा। शुरुआत से लेकर एग्जाम तक खुद को जेई के नाम कर दूंगा। So hello everyone, मैं आशुतोष कुमार from IIT पटना। और मैं शिवांकर मेहता फ्रॉम आईटी धनबाद। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंटीग्रेटिव लर्निंग पे, जहां हमारी सोच आप सबों तक बेहतरीन एजुकेशन को पहुंचाने की होती है। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि है हाउ टू स्टार्ट जेई प्रिपरेशन आफ्टर क्लास 10th क्लास के बाद हम लोग जेई का प्रिपरेशन किस तरह से स्टार्ट करें। जब हम लोग 10th से 11th क्लास में मूव करते हैं तो हम लोग के पास एक बहुत ही वास्ट सिलेबस होता है, जिसके कारण हम समझ नहीं पाते हैं कि हम लोग कौन सी चीज को कैसे करें, किस तरह से टाइम मैनेज करें, कौन से सब्जेक्ट पर कितना टाइम दे, किस सब्जेक्ट को किस तरह से पढ़ें, स्कूलिंग करें या फिर नॉन स्कूलिंग करें, कोचिंग का सिलेक्शन किस तरह से करें। तो इन्हीं सब पॉइंट को आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं और हम लोग अपने एक्सपीरियंस से आप सभी को बताएंगे कि आप इन पॉइंट्स पे कैसे ध्यान दें और अपने 2 साल के जेई प्रिपरेशन को किस तरह करें। तो इस वीडियो में बने रहिए और आप पक्का इस वीडियो से एक अच्छी बात सीख के जाएंगे, जो आपके 2 साल के जेई प्रिपरेशन में काफी यूजफुल रहेगा। तो चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को, जो कि है हाउ टू सिलेक्ट अ कोचिंग इंस्टीट्यूट। ये एक बहुत ही कॉमन डाउट है जो कि सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के मन में रहता है। तो चलिए सबसे पहले इसी डाउट को हम लोग क्लियर करते हैं और इस पे डिस्कशन करते हैं। जेई एडवांस के पेपर को भी आसान कर दूंगा। जेई एडवांस के पेपर को भी आसान कर दूंगा। शुरुआत से लेकर एग्जाम तक खुद को जेई के नाम कर दूंगा। कोचिंग सिलेक्शन के समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखना चाहिए कोचिंग सिलेक्शन के समय, वो ये है कि आप वैसे कोचिंग को ज्वाइन करें जहां एक्सपीरियंस टीचर्स बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जब आप किसी कोचिंग में एडमिशन के लिए जाते हैं तो आपको कोचिंग का ब्रोशर मिलता है, उसमें आपको टीचर्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। उस ब्रोशर में आप देख पाएंगे कि टीचर्स कितने एक्सपीरियंस है, किन किन कोचिंग्स में वो पढ़ाते आ रहे हैं और कितने सालों से पढ़ाते आ रहे हैं। तो गुड एक्सपीरियंस टीचर का होना जरूरी है। गुड एक्सपीरियंस टीचर अगर किसी कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, तो वो आपको ऐसे मटेरियल्स देंगे, अपने नोट्स में ऐसी चीजें देंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। हर एक बातें जो बताते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बहुत सारी चीजें एग्जाम में आपको देखने को मिलती है। अब चलते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ। सेकेंड पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि आप ऐसे कोचिंग को ज्वाइन करें जो अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करने का सेंस ये है कि अगर एक कोचिंग 100 बच्चों को पढ़ाता है और उस 100 बच्चों में से 5 बच्चों का रिजल्ट 1000 के अंदर आता है, वहीं दूसरा कोचिंग 100 बच्चों को पढ़ाता है और 100 बच्चों में से 20 बच्चों का रिजल्ट 2000 के अंदर आता है, तो आप 20 बच्चों के सिलेक्शन वाले कोचिंग में एडमिशन लें। क्यों? क्योंकि उसने एवरेज अच्छा रिजल्ट दिया है। हर कोचिंग से आपको एक दो ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जो बहुत अच्छा रैंक लाते हैं, लेकिन वो कोचिंग ही सबसे बढ़िया होता है, वो कोचिंग ही अच्छा होता है जो ज्यादा नंबर ऑफ रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, जो एवरेज गुड रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। तो वैसे सिलेक्शन में आपको, वैसे कोचिंग में आपको सिलेक्शन या एडमिशन लेना है। अब थर्ड पॉइंट की बात करूं तो थर्ड पॉइंट ये है कि आपको वैसे कोचिंग में ट्राई करना है एडमिशन लेने का जहां क्लास में बच्चों की स्ट्रेंथ कम होती है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? इसका रीजन ये है कि कम बच्चों के स्ट्रेंथ में टीचर्स का ध्यान आप पे ज्यादा होगा। आपके डाउट्स क्लियर करेंगे टीचर्स, आप पे ध्यान रखेंगे कि आप सही तरीके से मटेरियल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, टेस्ट में आपके मार्क्स कैसे आ रहे हैं, और वो आपको बीच बीच में अच्छी तरीके से मोटिवेट भी करते रहेंगे। इसके बाद जो पॉइंट ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि आप जो भी कोचिंग ज्वाइन करें उसमें आप टॉप बैचेज को आपको टॉप बैचेज मिले। टॉप बैचेज का के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे आपको एचओडी से पढ़ने का मौका मिलेगा। आप हर सब्जेक्ट में ऐसे टीचर से पढ़ेंगे जो उस सब्जेक्ट में, रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में बहुत अच्छे होंगे। इसके साथ साथ आपको अच्छे मटेरियल्स मिलेंगे, आपको रेगुलर टेस्ट मिलेंगे, वीकली या 3 डेज पे आपको टेस्ट मिल ही जाते हैं टॉप बैचेज में। तो ये सारा फायदा आपको टॉप बैचेज में होता है। अब फिफ्थ पॉइंट जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि आप अगर किसी कोचिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप उस कोचिंग का मेन एंट्रेंस एग्जामिनेशन ट्राई करें कि वो दे लें। और जो बच्चे 10th के बोर्ड्स देने वाले हैं या दे चुके हैं,
वो इस बात का पता करे कि मेन इंट्रेंस एग्जामिनेशन का डेट कब है और उसका फॉर्म फिलअप कर दे, ताकि मेन इंट्रेंस एग्जामिनेशन कोचिंग का दे पाए एडमिशन के लिए। इसके दो फायदे हैं। पहला फायदा ये कि आपको टॉप बैचेज मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और दूसरा फायदा ये है कि कुछ फी आपका कम लगता है। जैसे जैसे डेट्स बढ़ते हैं कोचिंग अपना फी बढ़ाते जाता है। तो ये दो फायदे हैं मेन इंट्रेंस एग्जामिनेशन देने के किसी भी कोचिंग के। अब इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो बहुत सारे बच्चों के मन का डाउट है, ये कि उन्हें स्कूलिंग करना चाहिए या नॉन स्कूलिंग करना चाहिए जेई के प्रिपरेशन के टाइम। तो चलिए देख लेते हैं उस पॉइंट को। स्कूलिंग या फिर नॉन स्कूलिंग, ये एक ऐसा डाउट है जो कि काफी बच्चों के मन में रहता है। मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जिससे आप शायद आपका ये डाउट क्लियर हो जाए। अगर आपका बेस स्ट्रांग है, मतलब कि अगर आप 8th और 9th से ही जेई के किसी ऐसी कोचिंग में जहाँ पे जेई की तैयारी करवाई जाती है, तो उस केस में आप स्कूलिंग ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप स्कूलिंग लेंगे तो आपका काफी टाइम स्कूल में चला जाएगा, आपका 5 से 6 घंटा स्कूल में जाएगा, उसके बाद आपका 5 से 6 घंटा कोचिंग में जाएगा। तो आपके लिए सेल्फ स्टडी के लिए टाइम ही नहीं बचेगा, आप बहुत ज्यादा थक जाएंगे स्कूल के आने के बाद, उसके बाद कोचिंग भी जाना होगा तो आप एकदम थक जाएंगे। तो उस केस में आप स्कूलिंग, मतलब जो बच्चे ऐसे हैं जिनका बेस स्ट्रांग नहीं है, तो वो स्कूलिंग ना ही लें, क्योंकि उनको उन बच्चों के मुकाबले ज्यादा पढ़ना है जिनका की बेस स्ट्रांग है। तो उनको ज्यादा टाइम चाहिए, अगर वो स्कूलिंग ले लेंगे तो उनका काफी टाइम स्कूल में ही निकल जाएगा। इसलिए मैं उन बच्चों को ये सजेस्ट करूंगा कि जिनका पहले से उतना अच्छा बेस नहीं है तो वो स्कूलिंग ना ही लें, और जिनका बेस अच्छा है वो स्कूलिंग ले भी सकते हैं, और अगर नहीं लेंगे तो और ज्यादा उनके लिए अच्छी बात है। और यहाँ पे मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगा कि आप टेंशन मत लीजिएगा कि आपका 12th का बोर्ड खराब हो जाएगा अगर आप स्कूलिंग नहीं करेंगे तो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप स्कूल अगर नहीं जा रहे हैं तो आपका बोर्ड में अच्छा मार्क्स नहीं आएगा। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जिनने स्कूलिंग नहीं किया था, लेकिन उनका भी 90+ आया। आप सीबीएसई में आराम से दो लास्ट के 2-3 महीने पढ़ के सही से आप आराम से 90+ स्कोर कर सकते हैं। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि जेई के लिए तो आपको खाली 75% मार्क्स चाहिए, मतलब आपको मिनिमम 75% मार्क्स चाहिए। और सीबीएसई में आप आराम से 2 महीना पढ़ के लास्ट के आराम से 85 to 90% स्कोर कर सकते हैं। इसलिए आपको इस बात का बिल्कुल टेंशन लेने का जरूरत नहीं है कि आप स्कूलिंग अगर नहीं करते हैं तो आपका बोर्ड का मार्क्स खराब हो जाएगा। इस डिस्कशन से शायद आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपको स्कूलिंग करनी चाहिए या फिर नॉन स्कूलिंग करनी चाहिए। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो में और चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम आपको अपने बिगिनिंग से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं आप सभी से डिस्कस करना चाहूंगा वो है आपके रूटीन के बारे में। आप लोग 10th क्लास तक एक बहुत ही नॉर्मल सा रूटीन फॉलो करते हैं, जहाँ पे आप 3 से 4 घंटा का पढ़ाई करते होंगे। आपके पास 10th क्लास में ज्यादा पढ़ाई का लोड नहीं था। वहीं जब आप 11th क्लास में आ जाते हैं तब आपका सिलेबस बहुत बहुत ज्यादा वास्ट हो जाता है। और अगर आप सेम रूटीन फॉलो करते आएंगे जो आप 10th क्लास तक करते आ रहे हैं, तो आप जे की प्रिपरेशन में अच्छा नहीं कर पाएंगे और एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको एक अच्छा रूटीन बनाना पड़ेगा जहाँ पे आपको ज्यादा पढ़ाई करनी है। इसलिए आपको एक रूटीन अपना चेंज करना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट में मैं जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपसे डिस्कस ये करना चाहूंगा कि जो आपके टीचर्स क्लास में नोट्स लिखवा रहे हैं उन्हें आप रोज घर आके रिवाइज करें, उन्हें अच्छी तरह रिवाइज करें, उनके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझें, और कॉन्सेप्ट समझने के बाद उनपे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। आपके जो डीपीपीज या फिर जो मटेरियल्स होंगे उनमें क्वेश्चंस गिवन होंगे, उनसे आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। जो भी आपको डाउट आए उन डाउट को अच्छी तरह से क्लियर कर लें। जैसे आप जब कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं या अपने नोट्स पढ़ रहे हैं तो आपको पक्का कोई ना कोई डाउट आएगा, उसको अगले दिन ही जाके आप उसे क्लियर करें। डाउट को बिल्कुल पोस्टपोन ना करें। अगर आप डाउट पोस्टपोन करते रहेंगे तो एक टाइम है जब आपके पास डाउट का एक पूरा कलेक्शन हो जाएगा और आप मतलब पूरे कंफ्यूज हो जाएंगे। डाउट क्लियर करने का यही फायदा है कि अगर आप पहले एक को डाउट क्लियर कर लेंगे तो आगे वो दूसरे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट में काम आएगा। अगर आप डाउट क्लियर नहीं करेंगे तो वो डाउट बढ़ते 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 बहुत ज्यादा डाउट हो जाएगा। इसलिए आप अपने डाउट्स को पक्का से पक्का पोस्टपोन कर ले। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप डाउट को पोस्टपोन ना करें। इसके बाद मैं ये डिस्कस करना चाहूंगा कि आप एक बुक के बारे में, बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि वो कितनी बुक बनाए, कौन सी बुक बनाए। तो कितनी बुक का आंसर ये है कि आप एक ही बुक को बनाए। जो बुक बना रहे हैं उसे कंप्लीटली सॉल्व करें। कंप्लीटली सॉल्व करने का मतलब है कि उसके सारे कॉन्सेप्ट्स आप अच्छी तरह समझ लें, सारे आप जो जितने भी बुक में डाउट्स हैं उन्हें क्लियर कर लें। एक ही बुक मोर देन एनफ होता है। अगर आप एक ही बुक को अच्छी तरह बना लेंगे तो वही काफी होगा आपके लिए।
सारी बुक बनाने का जरूरत नहीं है। सारी बुक बनाएंगे तो क्या होगा कि आपके जो एक बुक में डाउट है वो और बुक में भी डाउट आएंगे, तो वो डाउट आपके रह ही जाएंगे, वो क्लियर नहीं होंगे। तो आप एक ही बुक बनाए, उसी को, उन्हीं जो डाउट्स हैं उन्हीं को अच्छी तरह से क्लियर करें। इसके बाद मैं ये बोलना चाहूंगा कि सेल्फ स्टडी, आप ऊपर के 4 पॉइंट को देख के समझ सके होंगे सेल्फ स्टडी का कितना इंपॉर्टेंट है। तो सेल्फ स्टडी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मतलब है कि बहुत ज्यादा। अगर आप 10% रोल अगर टीचर का है, 10% रोल पेरेंट्स का है, तो 80% रोल जो है वो सेल्फ स्टडी का है। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करिएगा, खाली आप कोचिंग में पढ़ लिए, घर आए, सो गए, तो उससे काम नहीं चलेगा। आपको सेल्फ स्टडी करना है, रिवीजन करना है, नोट्स को अच्छी तरह पढ़ना है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, डाउट्स पूछने हैं। तो सेल्फ स्टडी एक बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। इसके बाद मैं जो एक बताना चाहूंगा पॉइंट कि आप जो जितने डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे आप दूर रहें, खास करके सोशल मीडिया। सोशल मीडिया मतलब कि आप जब इंस्टा यूज करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप स्क्रॉल करते करते कितने घंटे हो गए। तो उन बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है सोशल मीडिया पे। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब का कम यूज करें। 2 साल बाद आपको खूब टाइम मिलेगा यूज करने का, ये सब 2 साल बाद खूब चलेगा। हम लोग खुद कॉलेज में हम लोग खुद परेशान हो जाते हैं, मोबाइल चला जाएगा, हम लोग आंख दर्द कर जाता है। आपको खूब टाइम मिलेगा, तो आप अभी फोन को कम चलाएं। शादियों में, बर्थडे पार्टीज में कम जाए, रिश्तेदारी आप लोग कम निभाए। तो इन सब बातों का आप लोग ध्यान रखें। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपको माइंड में रखना है। रूटीन को आपको चेंज करना है, जो कि आप 10th क्लास तक फॉलो करते आ रहे हैं। नोट्स को रोज रिवाइज करना है आपको। अपने डाउट्स को पोस्टपोन नहीं करना है। डाउट्स को अगले दिन जाके पूछ लेना है, पक्का से पक्का। एक ही बुक बनाना है, 10 बुक नहीं बनाना है, एक ही बुक बनाना है, अच्छी तरह बनाना है। सेल्फ स्टडी करना है अच्छी तरह से, अच्छी तरह से सेल्फ स्टडी। हम आपको आगे बताएंगे कि आपको कितने घंटे पढ़ाई करना है, किस सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है, ये हमको आपको आगे बताएंगे। और डिस्ट्रैक्शन से आपको दूर रहना है। तो चलिए इसके बाद हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि नोट्स, मटेरियल्स, टेस्ट और रिवीजन का क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो चलिए उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ नोट्स की। तो इंपॉर्टेंस ऑफ नोट्स में ये इंपॉर्टेंट है कि आप नोट्स किस तरह बनाएं। जब भी आप क्लासरूम में पढ़ रहे हो तो टीचर्स कुछ बातें ऐसी होती है जो बोर्ड्स पे लिखते नहीं हैं। आप उन बातों को जरूर अपने नोट्स में इंक्लूड करें, इंपॉर्टेंट इंडिकेशन दे दें और उस इंडिकेशन के पास आप उस पॉइंट को लिख लें, ताकि बाद में वो बातें आपको याद रहें। क्योंकि टीचर्स की बताई हर बात एग्जाम के लिए कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इस बात का ध्यान जरूर दें। नोट्स बनाते टाइम इस बात का भी ध्यान दें कि आप साफ साफ नोट्स बनाएं और टॉपिक आपको दिखनी चाहिए। हाँ, इस ये नहीं है कि आप 4-5 पेन यूज कर रहे हैं, लाल, हरा, पीला, नीला, तब आपका नोट सही है, ऐसा नहीं है। आपको ऐसा इन सारी चीजों पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपने अच्छी तरीके से नोट्स प्रिपेयर की है, आपने खुद नोट्स बनाई है और आपने बार बार वो नोट्स पढ़ी है, तो आपको सारी चीजें याद होंगी कि कौन सी चीजें कहाँ हैं। और आप जब भी कभी कॉन्सेप्ट में फंसेंगे क्वेश्चन बनाते टाइम, तो आप नोट्स को पलटेंगे तो आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी। तो इन सब चीजों को करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मटेरियल्स। जिस तरह नोट्स का इंपॉर्टेंस ये है कि आप कॉन्सेप्ट को, टीचर्स के गिवन थ्योरी को या कॉन्सेप्ट को नोट्स के थ्रू क्लियर करते हैं, वैसे ही मटेरियल्स आपको हेल्प करता है आपके थ्योरी को, आपके कॉन्सेप्ट को और इम्प्रूव करने के लिए। क्योंकि मटेरियल्स में प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स गिवन होते हैं और बिना प्रैक्टिस प्रॉब्लम से कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किए जा सकते। अब इंस्टीट्यूट्स या कोचिंग्स के मटेरियल्स किस तरह से डिजाइन होते हैं उस पर मैं कुछ बातें बता दूं। मटेरियल्स में सबसे पहले थ्योरेटिकल पार्ट गिवन होता है, थ्योरीज गिवन होती हैं, वही थ्योरीज होती हैं जो नोट्स में होती हैं। तो आपको मटेरियल्स के थ्योरी पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, टीचर्स के नोट्स के थ्योरी पे ज्यादा ध्यान देना है। लेकिन मटेरियल्स में अगला पोर्शन जो होता है वो सॉल्व एग्जाम्पल का होता है। तो जिस कॉन्सेप्ट को टीचर्स ने आपको पढ़ाया, उस कॉन्सेप्ट पे आपको सॉल्व एग्जाम्पल कर लेना है मटेरियल से। मटेरियल्स में एक और बहुत अच्छा सेगमेंट गिवन होता है डीपीपी का, जिसे डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम बोलते हैं। मतलब जो कॉन्सेप्ट टीचर्स ने आपको उस दिन पढ़ाई, उस कॉन्सेप्ट पे या उस थ्योरी पे आप उसी दिन आकर डीपीपी सॉल्व कर ले, ताकि वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। अब डीपीपी के बाद जो एक और इम्पोर्टेंट सेगमेंट है वो एक्सरसाइजेज का होता है। एक्सरसाइजेज इस तरह से डिजाइन होती है कि पहले पार्ट में आपको इजी लेवल के क्वेश्चंस मिल जाएंगे पहले एक्सरसाइज में, और उसके बाद वाले एक्सरसाइज में आपको टफर क्वेश्चन मिलेंगे। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि पहले इजी एक्सरसाइज सॉल्व करें। इससे आपको कॉन्सेप्ट के डेप्थ, मतलब कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में आसानी होगी।
अगर आप डायरेक्टली हार्ड या टफर क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस बनेंगे नहीं आपसे, तो आपको लगेगा कि मुझे कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। पहले इजी क्वेश्चन ट्राई करें। इजी क्वेश्चन ट्राई करने से ये होगा कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फॉर्मूले सारे याद हो जाएंगे। तो जब उसके बाद आप टफर क्वेश्चन को ट्राई करेंगे तो आपको फिर वो इजी लगने लगेंगे। 2-3 कॉन्सेप्ट मिक्स भी होंगे टफर क्वेश्चन में, तो आप फिर कर पाएंगे। तो मटेरियल सॉल्व करते समय इन बातों का ध्यान रखें। मटेरियल को पूरी तरह सॉल्व करें और मटेरियल में जो भी डाउट्स मिले, छोटी से छोटी डाउट्स को टीचर से क्लियर करें। क्वेश्चन बनाते टाइम किसी स्टेप में आपको अगर डाउट्स आ रहे हैं तो आप उसको क्लियर करें। अब मटेरियल्स के बाद देख लेते हैं दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ रिवीजन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट। तो जैसा कि मेरे फ्रेंड शिवांकर ने बताया कि नोट्स और मटेरियल कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं आपकी प्रिपरेशन में, उसी तरह से रिवीजन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी प्रिपरेशन में। कोई भी जब आप चीज आगे पढ़ेंगे तो आप ऑब्वियसली है कि वो चीज आप भूल जाएंगे, तो उस वक्त आप उन्हें याद करने के लिए उसका रिवीजन करेंगे। इसलिए रिवीजन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी आप अपने मटेरियल सॉल्व करेंगे तो वहां पे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को टिक करेंगे जो कि आपसे पहली बार में नहीं बने, या फिर आपको उनमें कोई कॉन्सेप्ट रिलेटेड डाउट है, तो उनको भी आप आगे रिवाइज करें, उनको बार बार रिवाइज करें। और रिवीजन करने के 3 तरीके हैं। एक आपका डेली रिवीजन होगा, एक आपका वीकली रिवीजन, और आगे चल के आपका मंथली रिवीजन। डेली रिवीजन तो आपका होगा ही, जब आप टीचर के नोट्स को घर आके पढ़ेंगे तो आपका उससे डेली रिवीजन होगा, इसलिए आप टीचर के नोट जरूर से जरूर पढ़ें। उसके साथ साथ वीकली रिवीजन करें। वीकली रिवीजन में आप जो भी आपका 4 से 5 दिन में वीक में क्लास चला, उसमें जो भी आपका पढ़ाई हुआ उसको आप, जो आपका 2 से 3 दिन छुट्टी उसमें आप उसको रिवाइज करें, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, जो भी डाउट है उसे नेक्स्ट वीक में जब क्लास हो तो उसे जाके पूछ लें। तो इसलिए रिवीजन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद चलिए हम लोग बात कर लेते हैं टेस्ट का। देखिए मैक्सिमम जो कोचिंग्स होता है उसमें अगर आप नॉर्मल बैच में हैं तो आपका मंथली टेस्ट होगा, मतलब रोज हर 28 डेज में आपका टेस्ट होगा। अगर आप टॉप बैच में तो आपका वीकली टेस्ट हो जाता है। तो अगर आप नॉर्मल बैच में हैं तो आप क्या करिए कि आप एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। ज्यादा महंगा नहीं होता है वो। तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से फायदा क्या होगा कि जब भी आप रिवीजन करेंगे अपने वीकेंड्स पे, तो उसके साथ साथ जो भी उस वीक में जो भी टॉपिक्स पढ़ा है उनका आप टॉपिक वाइज टेस्ट दे देंगे। देखिए टेस्ट देना तो इम्पोर्टेंट है ही, टेस्ट के साथ साथ उसे एनालाइज करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। टेस्ट को एनालाइज करने से क्या होगा कि टेस्ट को एनालाइज करने से आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है, कौन सा टॉपिक वीक है, कहाँ आपको ज्यादा मेहनत करने का जरूरत है। आपको अपनी सिली मिस्टेक्स पता चलेंगी। सिली मिस्टेक एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसे बच्चे नेग्लेक्ट कर देते हैं। बच्चे क्या करते हैं कि वो उनका किसी एक पेपर में बहुत सारा मिस्टेक हो, सोचते हैं कि वो अगले पेपर में से सॉल्व कर लेंगे, अगले पेपर में वापस मिस्टेक होता है, फिर वो सोचते हैं कि अगले में सॉल्व कर लेंगे। ऐसे अगले अगले करके उनका फाइनल एग्जाम आ जाता है, और फाइनल एग्जाम में वो फिर से वही गलती करते हैं, और फिर बाद में वो पछताते हैं कि हमें पहले इस बात पे ध्यान देना चाहिए था। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि सिली मिस्टेक एक बहुत बड़ा फैक्टर है, मतलब एक छोटा फैक्टर है जिसे बच्चे ध्यान नहीं देते, नेग्लेक्ट कर देते हैं। मैंने भी अपने जेईई के टाइम में ये किया था कि मैं उतना ध्यान नहीं देता था अपनी एरर्स पे, कि मैंने कहाँ गलती की है। मैं कभी कैलकुलेटिव मिस्टेक कर देता था, कभी जल्दी जल्दी में गलत ऑप्शन टिक कर देता था। तो इन सब बातों को आप ध्यान रखिए। टेस्ट देने से ये सब आपका बातें इंप्रूव होगा। एंड में जाते जाते ये सब काफी इंप्रूव हो जाएगा अगर आप स्टार्टिंग से ही इन बातों पे ध्यान देंगे। तो चलिए, ये थी नोट्स मटेरियल रिवीजन के इंपॉर्टेंस, मतलब कि समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंस है नोट्स मटेरियल रिवीजन का। इसीलिए आप नोट्स को अच्छी तरह पढ़ते रहे, मटेरियल सॉल्व करते रहे, रिवीजन करते रहे, और साथ ही साथ टेस्ट भी देते रहे। तो चलिए इसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में क्या क्या बातों का हमें ध्यान देना चाहिए। मैक्सिमम बातें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जो यूनिक बातें हैं जो कि सिर्फ फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री के लिए हैं, उन बातों को चलिए हम लोग आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो अब देखते हैं कि डिफरेंट सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना चाहिए। उसमें भी सबसे पहले देखते हैं कि फिजिक्स को कैसे पढ़ना चाहिए। पहला पॉइंट ये है कि टीचर्स के नोट्स को रिवीजन करते रहें। रिवीजन पे ऑलरेडी हमने कई बार इम्फेसिस दे दी है, तो रिवीजन के इंपॉर्टेंस को तो आप समझ ही गए होंगे, और उसमें भी टीचर के नोट्स का रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सेकेंड पॉइंट ये है कि क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करें। ये स्ट्रांगली सजेस्टेड है कि आप कोई भी क्वेश्चन खुद से ट्राई करें। हाँ, ऐसा हो सकता है कि बहुत टफ क्वेश्चन है तो आपको 40 से 45 मिनट भी एक क्वेश्चन में लग सकते हैं, उससे भी ज्यादा। लेकिन आप उस क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करें, 100% अपना दे ले किसी क्वेश्चन में,
और आपको लगे कि आपने 100% दे लिया फिर भी नहीं बना, तब आप टीचर से कंसल्ट करें। और कभी भी टीचर से पूरा क्वेश्चन ना पूछे, डाउट पूछे। तो जिस पॉइंट पे आप फंस रहे हैं फिजिक्स में, जिस पॉइंट पे भी उस क्वेश्चन में फंस रहे हैं, उस पॉइंट को टीचर से क्लियर करें और फिर खुद आके ट्राई करें और पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें। अब थर्ड पॉइंट ये है, जैसा कि पहले भी डिस्कस किया जा चुका है, कि पहले इजी क्वेश्चन सॉल्व करें, उसके बाद टफर वन की तरफ मूव करें। फोर्थ पॉइंट ये है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहें। प्रीवियस ईयर आपको मटेरियल्स में भी मिल जाएंगे, और आपको एक जगह अगर प्रीवियस ईयर चाहिए तो आप अरिहंत की प्रीवियस ईयर बुक ले सकते हैं, उसमें सारा प्रीवियस ईयर एक बुक में आपको मिल जाएगा। अब फिफ्थ पॉइंट ये है कि टॉपिक टेस्ट बिगनिंग से देते रहें। ये भी पहले बताया जा चुका है कि टॉपिक टेस्ट और टेस्ट के क्या इंपॉर्टेंस है। तो टॉपिक टेस्ट बिगनिंग से देते रहें। टॉपिक टेस्ट देने से आपके कॉन्सेप्ट्स, आपके टॉपिक स्ट्रांग होते जाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट जो ये है कि आप रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करते रहें। रिवीजन का मतलब हुआ कि क्वेश्चन भी बार बार रिवाइज करते रहें। जिस क्वेश्चन में आप फंसे हो पहले, या फिर जिस क्वेश्चन को आपने टिक किया कि बाद में फिर से उस क्वेश्चन को करना है, रिवीजन के दौरान आप उस क्वेश्चन को करते रहें। मंथली और वीकली बेसिस पे भी आप नोट्स को रिवीजन करते रहें। लास्ट पॉइंट में हमने ये बताया है कि आपको कौन कौन सी बुक्स की जरूरत होगी फिजिक्स पढ़ने के लिए, जेई के लिए। तो बुक्स में सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट बुक है वो एच.सी. वर्मा की बुक है। एच.सी. वर्मा से आप थ्योरी पढ़ते रहें। नोट्स के बाद ये बिल्कुल मस्ट है कि आप एच.सी. वर्मा से, जब तक थ्योरी आपको समझ में नहीं आ रहा, अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो दूसरी बार या तीसरी बार एच.सी. वर्मा की बुक से पूरी थ्योरी कंप्लीट करें। आप उससे एक्सरसाइजेज भी कर सकते हैं। एचसीवी बुक की ये खासियत है कि जब आप उसकी एक्सरसाइजेज करेंगे तो सबसे पहले आप इजी क्वेश्चन पाएंगे एक्सरसाइज में, उसके बाद टफर क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं। तो एचसी वर्मा आप जरूर पढ़े भी और सॉल्व भी करें। इसके बाद आपको कोई एक बुक सॉल्व करना है, वो चाहे डीसी पांडे हो या सीएज हो, फिजिक्स गैलेक्सी हो, या कोई भी अदर बुक जो आपको टीचर रिकमेंड कर रहा है जेई के लिए हो, वो बुक आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एचसी वर्मा सॉल्व करना बहुत जरूरी है। एचसी वर्मा बहुत ही अच्छी बुक है थ्योरी पढ़ने के लिए। अब लास्ट पार्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आप इरोडोप को, तो जब आप आपके क्लासेस शुरू होंगे, फिजिक्स के क्लास करेंगे, तो फिजिक्स के क्लासेस में ये इरोडोप के बुक की हमेशा चर्चा होगी। इरोडोप फिजिक्स की एक टफर लेवल की बुक होती है, एक अच्छी बुक है जिसमें टफर लेवल के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। बहुत टफ क्वेश्चन होते हैं, हार्ड कह सकता हूँ मैं, बहुत हार्ड क्वेश्चन होते हैं। तो आप इरोडोप के बुक को डायरेक्टली सॉल्व ना करें। उन बच्चों के लिए तो बिल्कुल ये जरूरी है कि वो डायरेक्टली सॉल्व ना करें जिनकी टॉपिक पे पकड़ कम हो या फिर अच्छी तरीके से पकड़ ना हो। वही यूरोडोप को सॉल्व करें जिनकी कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पहले इजी क्वेश्चन करें या फिर किसी और बुक से क्वेश्चन करें, और आपको लगे कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है तो फिर आप लास्ट में यूरोडोप से उस टॉपिक के या उस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। पहले ट्राई ना करें, क्योंकि पहले ट्राई करने से ये पक्का है कि आपसे बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं बनेंगे, और आप फिर अपने आप पे डाउट करने लगेंगे कि आप सही तरीके से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो यूरोडोप को लास्ट में ट्राई करें। अब फिजिक्स के बाद चलते हैं मैथ्स की तरफ कि मैथ्स को कैसे पढ़ते हैं। तो जैसा कि फिजिक्स में भी डिस्कस किया गया, उसी तरह मैथ्स में भी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि टीचर्स के नोट्स को रिवाइज करते रहें। सेकेंड पॉइंट भी वही है कि आप सारा क्वेश्चन पहले खुद से ट्राई करें। बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है तो लगने दें। ऐसा भी होगा कि आपको 1 घंटा 2 घंटा, बहुत सारे क्वेश्चन तो एक एक दिन भी आपको सोचने पड़ सकते हैं कि आखिर उसमें करना क्या है। तो पहले सोचें, पहले सोच में लाए उस क्वेश्चन को। अगर फिर भी आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तब टीचर से कंसल्ट करें। टीचर से उस पॉइंट पे ही डाउट पूछे जिस पॉइंट पे आप फंस रहे हैं। कैलकुलेशन खुद से करें। लंबा कैलकुलेशन हो रहा है तो जाने दें, क्योंकि कैलकुलेशन मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैलकुलेशन अगर आप खुद से कर रहे हैं तो आप बहुत सही कर रहे हैं, एग्जाम में आपको बहुत फायदा होगा उससे। थर्ड पॉइंट भी कॉमन है कि आप पहले इजी क्वेश्चन से टफर क्वेश्चन की तरफ मूव करें। फोर्थ पॉइंट वही है कि प्रीवियस ईयर सॉल्व करते रहें। पहले भी रिकमेंड किया मैंने कि आप मटेरियल से भी कर सकते हैं, लेकिन मटेरियल में चैप्टर वाइज आपको मिलेगा, और अरिहंत या किसी और पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर की बुक आती है जिसमें आपको एक ही बुक में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। कम से कम 5 से 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आप जरूर ही लगाएं। अब नेक्स्ट पॉइंट में ये है कि टॉपिक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि फिजिक्स में बताया गया। उसके नेक्स्ट पॉइंट में रिवीजन ऑन रेगुलर बेसिस। रिवीजन में जरूरी ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनाएं, खासकर मैथमेटिक्स हो या फिजिक्स हो। रिवीजन में जरूरी ये है कि क्वालिटी क्वेश्चंस बनाएं, क्वालिटी क्वेश्चन बनाएं और खुद से ट्राई करें। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाएं लेकिन खुद से ट्राई करें। अब मैथमेटिक्स के लिए कौन कौन सी बुक्स रिकमेंडेड है वो देख लेते हैं।
तो थ्योरी के लिए पर्सनली मेरी फेवरेट सिंगेज की बुक थी, लेकिन बहुत बच्चों के लिए अरिहंत की बुक भी अच्छी होती है। बहुत बच्चे अरिहंत की बुक से भी पढ़ाई करते हैं। तो सिंगेज या अरिहंत की बुक आप ले सकते हैं थ्योरी प्लस प्रॉब्लम्स करने के लिए स्टार्टिंग से। सिंगेज और अरिहंत के बुक के साथ ये भी है कि आपको ये ध्यान देना है कि टॉपिक वाइज बुक्स आती हैं, तो आप हर टॉपिक के लिए अलग अलग बुक्स ले लें। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए अलग बुक आती है, कैलकुलस के लिए अलग आती है, ट्रिगोनोमेट्री की अलग आती है। तो इस तरह से बहुत सारे टॉपिक्स की अलग अलग टॉपिक्स की अलग अलग यूनिट की अलग अलग बुक्स आपको मिलेंगी। और जो एक इम्पॉर्टेंट बुक है, या फिर मैं कहूँ पर्सनली मेरी बेस्ट बुक है मैथ्स के लिए, जे एडवांस के लिए खासकर, वो एडवांस प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स आती है बालाजी पब्लिकेशन की बुक, जिसे ब्लैक बुक के नाम से भी जानते हैं। ये बस प्रैक्टिस प्रॉब्लम की बुक है। हाँ, ये भी जरूरी है कि आप ये बुक तभी सॉल्व करें जब आपके मैथ्स में कैलकुलेशन में पकड़ हो, आपके चैप्टर्स में पकड़ हो, क्योंकि इसमें एडवांस लेवल के बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो लास्ट में ये बुक जरूर करें एडवांस के पहले। तो मैं ये जरूर बोलूंगा कि एडवांस के पहले ये बुक कंप्लीट करेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। अब मैथ्स के बाद चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर, केमिस्ट्री की ओर। तो केमिस्ट्री को कैसे पढ़ें वो देख लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने वाला ये है कि आप एनसीईआरटी बुक को स्टार्ट से पढ़ना स्टार्ट करें। एनसीईआरटी बुक एक बहुत अच्छा बुक है। एनसीईआरटी बुक को अगर आप अच्छी तरह पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कितनी सारी डीप पॉइंट्स गिवन होते हैं। देखिए, बच्चे जब कोचिंग में आते हैं तो उन्हें ऐसा लगने लगता है कि एनसीईआरटी एक बहुत सिंपल बुक है और वो लोग तो हाई लेवल का पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। खुद से पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि एनसीईआरटी कितना एक अच्छा बुक है, खास करके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। और एक अच्छी बात आपको बताना चाहूंगा कि जेईई मेन में आपके 10 में से 9 क्वेश्चन बन जाएंगे अगर आप एनसीईआरटी को एक एक लाइन अच्छी तरह याद किए होंगे। इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना इनऑर्गेनिक में बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी को आप डेली पढ़िए। डेली आप थोड़ा सा टाइम निकालिए एनसीईआरटी को पढ़ने का, 1 घंटा पढ़िए या फिर आधा घंटा पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए। और अपने नोट्स साथ ही साथ तैयार करते चलिए। नोट्स का इंपॉर्टेंस तो आपको पहले ही पता है कि नोट्स के क्या क्या इंपॉर्टेंस है। और एनसीईआरटी को आपको इस तरह पढ़ना है कि उसके सारे जो जितने भी डाटाज हैं, चाहे वो टेम्परेचर है या फिर कोई टेबल में डाटा गिवन है, उसको आप अच्छी तरह से याद कर ले। बच्चे क्या करते हैं कि मतलब कि जो टेम्परेचर्स होते हैं या फिर ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जो उन्हें हार्ड लगते हैं याद करने के लिए, वो उन्हें छोड़ देते हैं। लेकिन आप ऐसा मत करिए, हर चीज को याद करिए, क्योंकि एक एक लाइन वहां पे इंपॉर्टेंट है। जेईई में एक एक लाइन से क्वेश्चन पूछ देगा और फिर आप एग्जाम में पछताएंगे कि आपको मतलब उस आपने वो पॉइंट छोड़ दिया, उसी पॉइंट से क्वेश्चन आ गया। इसलिए जब एनसीईआरटी को पढ़िए तो उसे एकदम एकदम अच्छी तरह से पढ़िए। तो इसके बाद चलिए हम लोग मूव करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ओर। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके नोट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन नोट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी सारी चीज समझने की होती है। जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप चैप्टर पढ़ेंगे जीओसी और फिर आप आगे पढ़ेंगे रिएक्शंस। इनमें काफी सारी चीजें समझने की होती है। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, उनका मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। इसके लिए आपको टीचर के नोट्स समझना जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी में उतने अच्छे से मतलब कि मैकेनिज्म नहीं दिया होता है। एनसीईआरटी में रिएक्शंस अच्छी तरह दिए होंगे, लेकिन उनके मैकेनिज्म नहीं दिए हैं, और मैकेनिज्म को समझना भी बहुत जरूरी है। इसलिए आप अपने टीचर्स के नोट्स को ज्यादा एम्फेसिस दें। उसके बाद आप एनसीईआरटी को भी जरूर पढ़ें, क्योंकि एनसीईआरटी भी जरूरी है। एनसीईआरटी कोई भी पार्ट हो केमिस्ट्री का, एनसीईआरटी सब चीज के लिए जरूरी है। और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक फेमस बुक है एमएस जॉन, जो कि सारे टीचर्स सजेस्ट करते हैं। बहुत अच्छा बुक है। अगर इस बुक को अच्छी तरह सॉल्व कर लेंगे, अच्छी तरह से बिना किसी डाउट के रहे, तो आप एक काफी अच्छा आपका एक पकड़ बन जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे जेईई मेंस और जेईई एडवांस में भी। इसके बाद चलिए हम लोग बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री देखिए फिजिक्स की तरह इसमें कॉन्सेप्ट भी हैं और सॉल्विंग प्रॉब्लम्स भी। यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आपको कॉन्सेप्ट समझते चलना है और न्यूमेरिकल्स बनाते चलना है। यहाँ पे भी आप नोट्स को ज्यादा एम्फेसिस दें। उसके बाद आप एनसीईआरटी को एम्फेसिस दें, क्योंकि एनसीईआरटी में उतने टफ क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे जितने कि आपको टीचर्स कराएंगे नोट्स में। इसलिए नोट्स को आपको एम्फेसिस देना ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ें। इसके बाद चलिए हम लोग बात कर लेते हैं बुक्स की, कि हमें कौन सा बुक्स फॉलो करें फिजिकल केमिस्ट्री में। तो जो सबसे पहली बुक है वो है नीरज कुमार। जैसे कि मैथ में बुक थी एडवांस प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स बालाजी पब्लिकेशन, उसी तरह से फिजिकल केमिस्ट्री में भी बुक होती है एडवांस प्रॉब्लम इन फिजिकल केमिस्ट्री बाय नीरज कुमार। ये एक बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन गिवन है। इनके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके सारे कॉन्सेप्ट एकदम बहुत अच्छी तरह से क्लियर होने चाहिए।
लेकिन इस बुक में जो एक प्रॉब्लम है वो है कि इस बुक में काफी सारे मिस्टेक्स आपको देखने को मिल जाएंगे, मतलब एरर्स हैं कुछ क्वेश्चन में, कुछ मतलब जैसे कि आंसर गलत दे दिया किसी का, कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक कर दिया है, तो ये सब इस बुक में प्रॉब्लम है। इसलिए नीरज कुमार को जब बनाए तो टीचर के गाइडेंस में बनाए। हमारे टीचर भी नीरज कुमार सॉल्व करवाते थे और वो हमें प्रॉपर बता देते थे कि कौन से क्वेश्चन में कहाँ पे मिस्टेक है या कहाँ पे किस आंसर में एरर है। नीरज के बदले आप एन अवस्थी पे सॉल्व कर सकते हैं। एन अवस्थी पे काफी एक अच्छा बुक है। इसमें आपको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 पार्ट्स मिल जाएंगे। तो लेवल 1 में आपके नॉर्मल क्वेश्चंस रहेंगे, लेवल 2 में आपके हार्ड रहेंगे, लेवल 3 में और हार्ड रहेंगे। लेवल 2, लेवल 3 बहुत अच्छे क्वेश्चन रहते हैं, मतलब कि एडवांस लेवल के क्वेश्चन रहते हैं। तो आप एन अवस्थी को भी आप रिफर कर सकते हैं नीरज कुमार के बदले। तो चलिए, ये तो थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री की बातें। इसके बाद कुछ और पॉइंट्स हैं। तो जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करते रहना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला फायदा है तो ये है कि आपको पता चलेगा कि जेईई मेन और जेईई एडवांस किस तरह के पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछ रहा है। जेईई एडवांस के पेपर में ये होता है कि बहुत तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मैच द कॉलम आता है, इंटीजर टाइप आता है। तो आपको ये सब पता चलेगा कि जेईई एडवांस किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा है, कौन से टॉपिक से कितने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मतलब कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप एक टॉपिक पढ़ेंगे आगे मॉडर्न फिजिक्स, उससे काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, ऑप्टिक्स से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, इसी तरह से केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये पता चलेगा कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनसे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, तो उनको आप कम वेटेज दीजिए, कम टाइम दीजिए, और जिनसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आप ज्यादा टाइम दीजिए। तो ये सब आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से। साथ ही साथ आपको टेस्ट तो देना ही है बिगनिंग से, हम पहले ही इस पे बात कर चुके हैं। और आपको रिवीजन भी करते चलना है। रिवीजन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे हमने काफी बार एम्फेसिस दिया है। रिवीजन मतलब क्या? रिवीजन मतलब एक तरह से सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नोट्स रिवाइज करना है, टेस्ट देना है, जितने भी आपको मटेरियल सॉल्व करते हुए जितने भी आपके क्वेश्चंस जो आपने इंपॉर्टेंट मार्क किए उनको वापस रिवाइज करना है। तो रिवीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए, इसके बाद हम लोग मूव करते हैं आगे वीडियो में और डिस्कस करते हैं कि आपको कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। हमने पहले कहा था कि हम आपसे डिस्कस करेंगे कि आपको कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि फिजिक्स और मैथ लेंथी सब्जेक्ट होते हैं, तो उनमें आपको टाइम देने का ज्यादा जरूरत है केमिस्ट्री के कंपैरिजन में। फिजिक्स और मैथ में आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने होते हैं और कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरह समझने पड़ते हैं। वहीं पे केमिस्ट्री में आपको ज्यादा थ्योरी पार्ट पढ़ना है। आपको फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे, लेकिन मोस्टली आपको केमिस्ट्री में थ्योरी पढ़ना होता है। इसलिए अगर आप केमिस्ट्री को कम भी टाइम देंगे तो आप उस पर एक अच्छी पकड़ बना सकते हैं। लेकिन आपको मैथ और फिजिक्स में ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि आपको वहाँ पे लेंदी प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं, उन्हें अच्छी तरह समझना पड़ता है। मान लीजिए अगर आप दिन में 10 घंटा पढ़ते हैं तो आप केमिस्ट्री को 2 घंटा दे सकते हैं, मैथ को 4 घंटा दीजिए, उसी तरह से फिजिक्स को भी 4 घंटा दीजिए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप एक दिन में कितना पढ़ाई करें। मान लीजिए कि अगर आप कोचिंग जा रहे हैं तो आपका 5 से 6 घंटा कोचिंग में निकल जाता है, आना जाना सब मिला के। तो आप उसके बाद ट्राई करें कि आप कोचिंग से आके 6 से 7 घंटा सीरियसली पढ़ाई करें। और जिस दिन आपकी छुट्टी है, मतलब आप कोचिंग नहीं गए हैं, उस दिन आप ट्राई करें कि आप 10 से 11 घंटा सीरियसली पढ़ें। जितना भी देर पढ़ें एकदम सीरियसली पढ़ें और पूरा फोकस्ड होकर पढ़ें, कोई भी बीच में डिस्ट्रैक्शंस नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ आप अच्छी नींद भी लें, 7 से 8 घंटा सोने का आप ट्राई करें, क्योंकि आपका बहुत ज्यादा फिजिकल मेंटल एक्सरसाइज होता है। इसीलिए आप ट्राई करें कि आप अच्छी एक गुड स्लीप लें, ताकि आप थोड़ा सा आपका जितना भी स्ट्रेस हो सब रिलीज हो जाए। इसके बाद आप अच्छा खाना खाएं, हेल्दी फूड खाएं। आप शाम को बैडमिंटन खेल सकते हैं, क्रिकेट फुटबॉल ना खेलें, आप बैडमिंटन खेल सकते हैं, मतलब कोई भी ऐसा गेम जो मतलब जिसमें ज्यादा आपका फिजिकल एक्सरसाइज ना होता, क्योंकि आपको पढ़ाई भी करना है। अगर आप ज्यादा गेम खेलेंगे तो आप थक जाएंगे, फिर आप सही से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, इसी के साथ हम लोग आज के इस डिस्कशन में यहीं पे एंड करते हैं। आशा है कि आप इस वीडियो से जरूर कुछ अच्छी बातें सीखे होंगे और इसे आप अपनी 2 साल की जर्नी में जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इन सारे डिस्कशन से ये बात तो बिल्कुल क्लियर होगी कि जेई का जो रास्ता है वो आसान नहीं रहने वाला। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सच है कि जो बातें आप लोगों से सुनते हैं कि जेई मेन या जेई एडवांस बहुत टफ एग्जाम है, वो भी बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हमने 2 साल जेई के लिए ही जिया है। तो हमें पता है कि जो लोग ऑनेस्टी के साथ अपने प्रिपरेशन में लगे रहते हैं, जो लोग बिना हार माने प्रिपरेशन में लगे रहते हैं, जो लोग रेगुलर रूटीन को फॉलो करेंगे, जो लोग अपने टीचर्स की बातों को मानेंगे, जो लोग डेली अपनी पढ़ाई के साथ ऑनेस्टी दिखाएंगे, उनके लिए जेई एडवांस या जेई मेंस बहुत टफ नहीं रहने वाला। आप
आपको बस जरूरत है मेहनत से बिल्कुल बिना हार माने लगे रहने की। आप कभी हार ना माने। आपसे अगर 5 क्वेश्चन लगातार नहीं हुए तो 6 क्वेश्चन को भी आपको फ्रेश मूड के साथ उसी अप्रोच के साथ सॉल्व करने का ट्राई करना है। लगातार अगर आपके टेस्ट खराब हो रहे हैं फिर भी आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, इंप्रूव करते रहना है। 5 टेस्ट खराब हुए तो ऐसा हो सकता है कि 6 टेस्ट 7 टेस्ट से आपका परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए। 20 टेस्ट खराब हुए तो 21st को भी उसी मोटिवेशन के साथ ट्राई करना है, मोटिवेशन कम नहीं होने देना है। इस तरह से भी आप अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते हैं कि आप बस ये सोचें कि जेईई एडवांस के बाद की आपकी लाइफ क्या होने वाली है अगर आप आईआईटी में पहुंच जाते हैं तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखें। इसी के साथ मुझे चंद शब्द आपके लिए ध्यान में आते हैं, ये शब्द आपकी जुबान से है। जेईई एडवांस के पेपर को भी आसान कर दूंगा। जेईई एडवांस के पेपर को भी आसान कर दूंगा। शुरुआत से लेकर एग्जाम तक खुद को जेईई के नाम कर दूंगा। तो बस जेईई करते रहिए, 2 साल मेहनत से, लगन से जुटे रहिए अपने प्रिपरेशन में। एक दिन सफलता जरूर मिलेगी और वो दिन जेईई एडवांस का होगा। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। तो जैसा कि मेरे फ्रेंड शिवांकर ने आपसे काफी सारी मोटिवेशनल बातें शेयर की, मैं भी आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूंगा। जब आप जेईई एडवांस का एग्जाम अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर लेंगे और आप एक अच्छा आईआईटी में एडमिशन ले लेंगे, तो जो उसके बाद का जो एक्सपीरियंस होगा वो आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। आपकी एक अलग सोसाइटी में रिस्पेक्ट होगी, आपके पापा मम्मी की एक अलग रिस्पेक्ट होगी। तो इसीलिए आपसे मैं यही कहूंगा कि आप अच्छी तरह पढ़ाई करते रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो इस बार 10th का बोर्ड दिए हैं और या देने वाले हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि इसी तरह की एजुकेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम टू टाइम इस चैनल के थ्रू मिलती रहे। थैंक यू एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।